हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सीएम में फाइनल का हम लोग पेपर नंबर 19 कर रहे थे। इसका स्टडी नोट नंबर 15 चल रहा था। आज दोस्तों इसका जो है काफी लंबा हो चुका है ये स्टडी नोट नंबर अपना। आज इसको हम लोग फिनिश कर देंगे। जो भी इसके कॉन्सेप्ट रह गए हैं वो कॉन्सेप्ट हम लोग आज करेंगे और आज इस चैप्टर का हम लोग दी एंड कर देंगे। इसके बाद 2-3 चैप्टर आई थिंक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट में और रह गए हैं। स्लोली स्लोली और उन चैप्टर्स को निपटा लेंगे। फिर हमारी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो है दोस्तों, वो पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड रहेगा हमेशा के लिए। ओके, आई विल नॉट डिलीट इवन अ सिंगल वीडियो। दिस ऑल द फ्री कंटेंट विल अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट व्हेनेवर यू कैन you want to watch from the YouTube, you can watch easily, so do not worry about on this issue. चलिए, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। जब भी हम प्रॉफिटेबिलिटी नाम सुनते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि देखो भाई, कोई भी कंपनी जब या कोई भी बिजनेस जब खड़ा होता है तो उसका अल्टीमेट पर्पस जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी होता है, ठीक है ना। बट ये बात यहाँ पर अब सही है कि आज के जमाने में जो कंपनीज हैं उनका मकसद प्रॉफिटेबिलिटी कमाना तो है, लेकिन वो किसके बाद, लोगों को अच्छी सर्विसेज देने के बाद, लोगों को अपने अच्छे प्रोडक्ट देने के बाद। क्योंकि ना अब वो जमाना चला गया कि आप बेकार की क्वालिटी भी दे दो और आपको प्राइस भी मिल जाएगा। अब इतना कंपटीशन है, जो कस्टमर है उसके पास इतनी जानकारी है, डेटा इतना डेटा है कि वो पता कर सकता है भाई कहाँ पर सामान कितना सस्ता, कौन सा सामान कहाँ पर कितना सस्ता मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में ये देखा जाता है भाई, कंपनी ये देखती है कि कौन सा मेरा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको आइडेंटिफाई करो जो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो ज्यादा नुकसान है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मतलब उसकी तुलना में अपने को जो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जो अच्छी क्वालिटी का, उसको ज्यादा बनाने पर ध्यान देना है। ओके, हम लोग देखते हैं कि भाई रैंकिंग करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, उसको हम पहले ज्यादा बनाने पर ध्यान देते हैं। ओके, कस्टमर पर हम ध्यान देते हैं भाई, कस्टमर की प्रॉब्लम जो है उसको हम रिजॉल्व करते हैं। सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में ये सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, चलिए एक एक करके लाइन हम पढ़ते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। Profitability analysis is a component of resource planning that allow admin to forecast the profitability or proposal or optimize the profitability of an existing project. भाई ऑप्टिमाइज देखते हैं भाई किसमें, किस प्रपोजल में, यानी किस में हमें ज्यादा प्रॉफिट है, किस में हमें ज्यादा नुकसान होने की चांसेस हैं। Profitability analysis can anticipate sales and profit potential specific to aspect of the market such as customer age group, geographical region और product type। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी जो डेटा है उसको कस्टमर एज मतलब एज ग्रुप, यानी देखो जो चिल्ड्रन होंगे उनकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी, जो यंग होंगे उनकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी, जो फीमेल्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी, जो मेल्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग होगी। तो हम लोग जो कस्टमर का जो डेटा है ना वो अलग अलग कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। रीजन और प्रोडक्ट टाइप्स। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज में, आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड लीस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। कौन सा आइडेंटिफाई करने में कि कंपनी मान लीजिए 7 प्रोडक्ट बनाती है, एक कंपनी एक्स वाई जेड एंड कंपनी के नाम से 7 प्रोडक्ट बनाती है, 4 उसके ज्यादा प्रॉफिटेबल है, 3 उनमें उसको हमेशा लॉस हो रहा है, बहुत लंबे साल हो गए हैं। तो उसको उन 4 प्रोडक्ट पर जिन पर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उन पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो लॉस्ट एंटिटीज इतने साल हो चुके हैं उसको तो प्रॉफिट वाले पर ध्यान देगा तो उसको और प्रॉफिट होगा। डिस्कवर विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफर द मोस्ट रिलायबल फैक्ट्स। ओके, जब हम लोग इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करते हैं तो हम लोगों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से प्लेसेस से हमें क्या है, भरोसे लायक इंफॉर्मेशन मिलती है। भरोसे लायक जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो बेनिफिट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसमें, क्या नाम उसका, अच्छे डिसीजन लेने में। थर्ड पॉइंट, ऑप्टिमाइज रिस्पांस टू चेंजिंग कस्टमर रेट्स। कहने का मतलब ये है समय परिवर्तनशील है और एक कोट होता है, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। कहने का मतलब ये कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है ना वो बढ़ती, मतलब वो आपको समय रहते चेंज होती है। आज के समय में पहले 200-250 रुपए में महीने का 1 GB इंटरनेट मिलता था, आज तो 200-250 GB में आपको फ्री महीने की कॉलिंग भी मिल जाएगी और आपको 1 GB, 1.5 GB या 2 GB पर डे आपको मिल भी जाएगा। ओके, तो अगर कंपनी, कई कंपनियों ने जो है वो चीजें नहीं कर पाई, तो आप देख रहे हैं कितनी एयरसेल होगी, पता नहीं कितनी कंपनियां थी जो लगभग खत्म ही हो चुकी है। अब 3 ही मेजरली कंपनियां, वैसे और भी हैं लेकिन 3 मेजरली हम देखते हैं, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल और जियो। इवॉल्व द प्रोडक्ट मिक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। कह रहा है कि इवॉल्व द प्रोडक्ट मिक्स, आपको क्या इवेलुएट करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट मिक्स आपको टॉप प्रायोरिटी पे बनाने हैं। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2,
प्रायोरिटी थी। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मिक्स बनाना पड़ेगा, रैंकिंग देनी पड़ेगी, कौन से प्रोडक्ट को पहले बनाया जाए, फिर उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, फिर उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए। लास्ट पॉइंट है आइसोलेट एंड रेमेडी द कॉजेज ऑफ डिक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। कह रहा है कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस से नुकसान आ रहा है, वो नुकसान लगातार हर एक साल कंटिन्यू बना रह रहा है, तब आपको भाई आया पता लगाना पड़ेगा कि कारण क्या है। आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आप या तो भाई इस प्रोडक्ट को बनाना ही छोड़ दो, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई इस प्रोडक्ट में दम है, आज नहीं तो कल ही प्रॉफिट जनरेट करके देगा, तो भाई पता लगाना पड़ेगा आपको रीजन, कि रीजन क्या है कि हम लोगों को क्या हो रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहे हैं। Profitability ratio analysis forms part D of the annexure to cost audit report। कह रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एनालिसिस जो है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के एनेक्सर में, ये पार्ट डी में है। ओके ना, एक नंबर में आ सकता है ये पॉइंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, कई बार 1 से 2 नंबर में आ जाएगा ये पॉइंट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एनालिसिस करता है कहां पर, लाई करता है पार्ट डी ऑफ एनेक्सर ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। चलिए कुछ इलस्ट्रेशन है, वो इलस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। आइए, ज्यादा सिंपल सिंपल से इलस्ट्रेशन है। कह रहा है इलस्ट्रेशन 1 हम देख लेते हैं फटाफट से। कह रहा है द टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ अ फैक्ट्री के एक्सपेंस कितने हुए, एक्चुअल एक्सपेंस कितने थे, 4,46,380, टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री। अगर हम लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि कंपनी जो नॉर्मल कैपेसिटी पर काम कर रही है, ओवरहेड को रिकवर करते हैं हम 1 घंटे के 1 रुपए 25 पैसे, और टोटल एक्चुअल आर कितने काम किया गया, 2,93,104 आर काम किया गया। तो कितने हमें ओवरहेड रिकवर हो गए, मतलब कितने 1.25 को इनटू करेंगे 2,93,104 तो आ जाएगा। हाउ वुड यू प्रोसीड टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे क्लोज करोगे, एज्यूमिंग की 7800 यूनिट प्रोड्यूस करी थी जिसमें से 7000 सोल्ड कर दी आपने, 7800 यूनिट बनाया जिसमें से 7000 यूनिट जो है आपने सोल्ड कर दी, यानी 800 यूनिट, यानी 800 यूनिट 7800 आपने बनाई, 7000 आपने सोल्ड कर दी, तो 800 आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। कह रहा है कि देयर वाज 200 इक्विवेलेंट इन डब्ल्यूआईपी, 200 इक्विवेलेंट यूनिट कितनी थी डब्ल्यूआईपी में आपकी रखी हुई थी, ठीक है, सिंपल सा बतिया भैया, 7800 हमने प्रोड्यूस किया, 7800 हमने प्रोड्यूस करा, और 200 यूनिट हमारे पास पहले से ऑलरेडी थी, तो टोटल इस समय हमारे पास क्वांटिटी है 8000, लेकिन इस 7800 में से हमने क्या किया, 7000 बिक दी थी, ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये हमारा प्रोडक्शन हो गया 7800 प्रोडक्शन, ठीक है ना, और ये 200 हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यूआईपी हो जाएगा। कह रहा है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में क्या पता करा, 50% ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द, इस लाइन को अभी हम लोग थोड़ा सा ना रहने देते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। देखो एक्चुअल ओवरहेड कितने थे मेरे, 4,46,380, और ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड में अगर बोलूं, यानी जो रिकवरी हुई है 1.25, आप मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, मेरे पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है अपना, अगर आप करना चाहो यूज कर सकते हो अपना भी, 1.25 एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड, 1.25 इंटू में 293,104, 293,104, 293,104, 366, 366, 380, ये हो गया मेरा एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड कितना था मेरा, एक्चुअल ओवरहेड था मेरा, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था एक्चुअल, ये वाला 4,46,000, 4,46,380। एक बात ध्यान से सुनना, एक्चुअल ओवरहेड का मतलब, कहने का मतलब ये कि इसको कॉस्टिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें कितना ले जाना था मुझे, इतना ओवरहेड के नाम से रखना था 466, लेकिन हम लोगों ने कितना लिखा है अभी तक, ये 366, तो यानी मैंने खर्चे को कम लिखा है, यानी मैंने अंडर एब्जॉर्प्शन कर दिया खर्चे को। ध्यान रखना, एक बार दोबारा से बोल रहा हूँ, एक्चुअल ओवरहेड भाई जो एक्चुअल है वही तो आपको कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाना चाहिए था। आपने क्या किया, केवल 4,66,380 को ले जाना था, लेकिन आपने एब्सॉर्ब ओवरहेड की रिकवरी कितने की, 3,66,380 को लिख दिया, यानी आपने प्रॉफिट देखो खर्च 3,66, यानी देखो 4,66,000 को आपको,
446 है, ठीक है ना, ये 46 है यार, वही मुझे गड़बड़ लग रही है। 446, ठीक है ना। आपने क्या करा, कॉस्टिंग के पी एंड एल में खर्चे को कम दिखा रखा है, यानी आपने अंडर एब्जॉर्प्शन कर रखा है। तो कितना हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन? अंडर ऑब्जर्व एब्जॉर्प्शन, खर्चा आपको लिखना था अपने बुक्स में 446,380, आपने लिख दिया 366,380। 446,380, 80,000 आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। 80,000 आपका अंडर एब्जॉर्प्शन। ओके, चलिए जी। कह रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन में पता चला जो जो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका रीजन क्या था? 50% ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, यानी 80,000 का 50%, ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड, ओके, सिंपल सी बात है, यानी आपको कॉस्ट बढ़ने के कारण आपको ऐसा कुछ हुआ। तो कहने का मतलब ये है, जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ गई, उसका रीजन ये था कि आपकी 50% क्या है, कॉस्ट बढ़ गई थी। भैया देखो, ये ना नॉर्मल नॉर्मल कॉस्ट है, यानी नॉर्मल लॉस बोल दीजिए आप, ये नॉर्मल कॉस्ट, यानी आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो सिंपल सी बात है, आप 50% यानी 40,000 से आप कॉस्ट को बढ़ा दोगे, और रिमेनिंग 50% वाज ड्यू टू द फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, यानी आपकी इनएफिशिएंसी के कारण, आपकी गलती के कारण हुआ। तो यानी ये अबनॉर्मल हो गया, और हम लोग सीधा एबनॉर्मल का जो भी लॉस होता है या अबनॉर्मल की जो भी कॉस्ट होती है, उसको हम डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देते हैं। तो 80,000 का 80,000 जो है मेरा, 80,000 का जो 40,000 है, हो जाएगा मेरा नॉर्मल, और ये वाला जो 40 से 50%, 40,000 ये हो जाएगा मेरा एबनॉर्मल। एबनॉर्मल जाएगा मेरा डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में। चालीस हजार एबनॉर्मल जो है मेरा कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा, और ये वाला जो 40,000 है, ये इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब वो देखना है हम लोगों को। सिंपल सी बात है, अस्सी हजार का हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया। इस 80 में से 40 हो गया मेरा नॉर्मल, ये वाला 40 हो गया मेरा एबनॉर्मल। नॉर्मल जो है वो मेरा चला जाएगा, इसको हम कॉस्ट में चार्ज करेंगे, कॉस्ट में चार्ज करेंगे। बात आ जाती है एबनॉर्मल की, एबनॉर्मल क्या क्या है, सीधा डायरेक्ट कर देंगे कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे, ठीक है ना। सिंपल सा कॉस्टिंग पीएनएल में हम इसको डाल देंगे। चलिए, ये वाला फंडा तो अपने को समझ में आ गया कि 40 को हम कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देंगे। इस 40 को कैसे करना है वो अब हम देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा, ये कैसे करना है वो देख लीजिएगा। सिंपल सा फंडा है,
टोटल यूनिट्स थी मेरी, यूनिट टोटल यूनिट्स, टोटल आउटपुट यूनिट्स, यूनिट्स या ध्यान है ना आपको, 7800 यूनिट प्रोड्यूस करी थी और 200 जो थी मेरी कितनी थी वो WIP में थी, टोटल होगी 8000, ठीक है ना। उसके अलावा मेरे जो नॉर्मल अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड थे, नॉर्मल अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड कितने थे, 40,000 मेरे अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड थे मेरे। तो मैं क्या कर दूंगा, सप्लीमेंट्री रेट होता है, सप्लीमेंट्री रेट निकालूंगा, सप्लीमेंट्री बोल दीजिए, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट, सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। इसमें क्या होता है कि आपके जो ओवरहेड है यानी 40,000, इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल यूनिट आउटपुट से, 8,000 से, कितना हो जाएगा 5 पर यूनिट, 3 0 से 3 0 कट, 5 8 पंजे 40, 5 पर यूनिट। अब देखिए सिंपल सा फंडा है, यूनिट कितनी सोल्ड थी 7,000, इसको 5 से करा तो 35,000 चार्ज हो गया यूनिट सोल्ड में। क्लोजिंग स्टॉक 800 थी, याद है आपको, 800 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP 200 यूनिट, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 35 4 39 और एक 40, तो 40,000 जो मेरे अंडर एब्जॉर्प्शन थे नॉर्मल वाले, वो मैं क्या करूंगा कॉस्ट में चार्ज कर दूंगा, और जो नॉर्मल जो एबनॉर्मल वाले 40,000 थे वो सीधा डायरेक्ट कॉस्टिंग P&L में चले जाएंगे। ओके, पता लग गया आपको ये 5 रुपए पर यूनिट कैसे आया, यहाँ निकाल दिया हमने, और किस तरीके से एलोकेट किया था। देखो यार, अगर मैं बात करूँ ना, इन लोगों ने जो एंट्रियां बना रखी है ना क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ये एंट्रियां बनाना चाहो बना दो, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये वाला मामला इंपॉर्टेंट है, क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा बुक्स में। फटाफट से देखो, एंट्रियां सिंपल है यार, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो एक्चुअल वाले ओवरहेड थे मेरे, और जो एब्जॉर्ब ओवरहेड थे जो रिकवरी हुई थी, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 3 4 ध्यान रखना, अगर आप ये दोनों एंट्रियां ना भी बनाओगे ना एग्जाम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन ना अपने को ये इम्पैक्ट बताना P&L पर क्या चीजों का इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये एंट्रियां जो है वो काम कर जाएगी काम। देखो भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट 35,000 जो हमने सेल्स यूनिट सेल कर दी थी, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 4,000 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, WIP कंट्रोल अकाउंट जो WIP की 200 यूनिट थी, 200 इंटू में 5 किया था हमने 1000, और कॉस्टिंग P&L, ये कॉस्टिंग P&L यानी एबनॉर्मल वाला, एबनॉर्मल ओवरहेड का नुकसान जो था, ठीक है ना। टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 80,000, तो क्या था देखो, आपको पता था 80,000 से मेरा P&L कम था, तो ये एंट्री मारने के बाद मेरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे मतलब 80,000 से क्या हो जाएगा, मेरा जो है मेरा एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जो ऑलरेडी बढ़ रखा था। ओके, सिंपल था, देखो यहीं पर भी वही बातें बोली हुई है, अगर आप यहीं पर अगर वो लिख दोगे भाई कि इससे इसका जो है क्या नाम इसका, दिस विल यू कैन से दैट 18,000 will be in the debit side of costing profit and loss, and you can say that the profit will be reduced by 80,000 which is earlier already included। ये करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी वही बताया हुआ है कि एंट्री करने से 35,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा, 4,000 से प्रॉफिट कम, 1,000 से कम आना, और कॉस्टिंग में 40,000, टोटल 80,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, 80,000 से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे कर लेते हैं। कह रहा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके 2 मशीन है, मशीन M1 और M2। कह रहा है मशीन M1 कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइदर प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B और बोथ। कह रहे कि मशीन M1 का यूज हम लोग या तो प्रोडक्ट केवल A को बनाने का कर सकते हैं, या केवल प्रोडक्ट B को, या फिर दोनों को बना सकते हैं। कह रहा है मशीन M2 को हम लोग यूज कर सकते हैं या तो प्रोडक्ट X बना लो, या प्रोडक्ट Y बना लो, या दोनों बना लो। In order to meet the long-term contractual obligation with one of its customer, the unit should produce a minimum quantity of 200 unit of each A and B। यानी 200 यूनिट A की, 1200 यूनिट A की बनेगी, 1200 यूनिट B की बनेगी। कह रहा है 1600 यूनिट X की बनानी है, 1600 यूनिट Y की बनानी है, कस्टमर से इनको ऑर्डर आया है। कह रहा है मिनिमम आवर जो अवेलेबल है, M1 मशीन के पास 7800 आवर है, और M2 के पास 7300 आवर बचे हुए हैं। अब ये डेटा दिया हुआ है प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B, प्रोडक्ट X, प्रोडक्ट Y से रिलेटेड। मशीन आवर रिक्वायर्ड 2 3 आवर, सेलिंग प्राइस 350, 465, 540, 235 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और उसके बाद आपको पर मशीन आवर दिया डायरेक्ट लेबर आवर और वेरिएबल ओवरहेड।
इसके बाद बोला हुआ है आपको फिक्स्ड ओवरहेड पर एनम कितने हैं, 5 लाख। कह रहा है एन एडिशनल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग अ फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 पर एनम will convert M1 and M2 into a versatile center so that any of four product can be manufactured on these two machine। कहने वाली बात है कि हम लोग अगर कन्वर्ट कर दें M1 को M2 में या M2 को M1 में कन्वर्ट कर दें, उसको करने से हमें 40,000 का एक्स्ट्रा भले ही खर्चा आएगा, लेकिन हम लोग क्या किसी भी यूनिट को बना सकते हैं चारों में से। कह रहा है एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एडवाइज वेदर कन्वर्जन ऑफ मशीन शुड बी अंडरटेकन और नॉट। चलो देख लेते हैं हम लोग, देखो कैसे जनरेट कर रहा है सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, मशीन M1 M2 कर लेंगे। मिनिमम यूनिट कितनी बनानी थी, 1200A की, 1200B की, 1600X की, 1600Y की। मशीन और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे A को बनाने में, 3 घंटे B को बनाने में, 3 घंटे X को बनाने में, 1 घंटे इसको। ठीक है, इसको से कितने आवर चाहिए हम लोगों को मिनिमम, 2400, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 कम 16। ओके, इन दोनों का टोटल कर देंगे तो उसको बनाने के लिए 6000 आवर, बट हमारे पास 7800 थे, यानी बन जाएगा काम। 48 प्लस 16 6400, हमारे पास 7300 अवेलेबल थे। दिख रहे थे कितने और अवेलेबल, तो यानी हमारे पास समय है जी। अब हम ना रैंकिंग निकालेंगे कि कौन से प्रोडक्ट को मैं पहले बनाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट को बाद में बनाना चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं हम लोग। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 350, 465, 540, 235 दिया हुआ था। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हमें दी हुई थी 120, 135, 150, 150, ये दिया हुआ है हमें डेटा। डायरेक्ट लेबर दिया था हमें 65। ओके, इंटू में 2, 65 इंटू में 2 ये दिया हुआ है हमें यहाँ पे पर मशीन आवर, यानी एक मशीन पर कितना पर आवर कितना लगेगा, 65 लगेगा। लेकिन हम लोग को क्या एक यूनिट क्या नाम से यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो इसीलिए 65 इंटू में 2, 65 इंटू में 2 80, एक्स और वाई को करने के लिए 80 जो है मशीन आवर पर रेट, 3 आवर 1 आवर, 130, 195, 250, 140। वेरिएबल भी वो 15 पर आवर जो है वो है इसका मशीन ए और मशीन बी का, और 22 जो है मशीन 22 जो है वो मशीन एक्स और मशीन वाई का। सिंपल सी बात है, 15 को 2 से 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 22 को 3 से और 22 को 1 से, याद आएगा हमारा। सेल में से माइनस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, में से माइनस करेंगे डायरेक्ट लेबर, में से माइनस करेंगे वेरिएबल ओवरहेड, तो मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए होते हैं, 2। तो पर मशीन पर आवर कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, तो 70 को 2 से डिवाइड, 90 को 3 से डिवाइड, 84 को 3 से डिवाइड, और 33 को 1 से डिवाइड। ओके, ये टाइमिंग तो दी हुई पर एक पर यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है। तो ये आ गया मेरा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, 35, 30, 28, 30। तो मशीन M1 में रैंकिंग किसकी बढ़िया, 35 से ज्यादा होगा, जिससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिलेगा वही तो मिले प्रॉफिटेबल ज्यादा होगा। तो रैंकिंग इसकी 1, इसकी हमने 2 दे दी, ठीक है ना। और इन दोनों में ज्यादा कौन है, ये तो इसकी रैंकिंग 1, रैंकिंग 2। रैंकिंग देने का मतलब ये होता है कि इसी प्रोडक्ट को हम लोग पहले बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना समय कम है, लिमिटेड है, 7800 या 7300 M1 मशीन के लिए 7800 और M2 मशीन के लिए 7300 आवर अवेलेबल है, इसलिए। अब हम निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, निकालेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर 35, 30, 28, 33, ये जो आया था ना, ये वाला, ये जो आया था, ये वाला हम लोगों ने यहाँ रख दिया। मिनिमम मशीन आवर रिक्वायर्ड, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये देखो यहाँ पे 24, 36, 48, 16 यहाँ रख दिया हमने, है ना। हमारे पास कितने आवर अवेलेबल है, एक आवर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इतना है पर मशीन से। तो ये मेरा आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 84, 1,08,000, 1,34,400, 52,800, चारों को टोटल कर लिया। कंट्रीब्यूशन आ रहा है मेरा 379,200, कंट्रीब्यूशन आया चारों को टोटल करने से 3,79,200। फिक्स कॉस्ट मेरी 5 लाख दी हुई है, अभी मुझे कितने का नुकसान हो रहा है, 1,20,800। फिक्स कॉस्ट कहाँ से मिलेगी मुझे, ये साफ साफ दिया हुआ है, ये फिक्स कॉस्ट जो है पर एनम 5 लाख का है। ओके, अब हम कहते हैं कि M2 मशीन को M की जगह M1 की जगह और M1 मशीन को M2 की जगह रिप्लेस कर दो। देखो यहाँ पर M2 आ गया और यहाँ पर मशीन M1 आ गया। सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगा 350 प्रोडक्ट का, तो क्योंकि मशीन बदली है प्रोडक्ट सेम ही है। 350, 465, 540 ये दिया हुआ है हमें। वेरिएबल कॉस्ट भी हमें दी हुई है। हाँ, ध्यान रखना डायरेक्ट लेबर M2 मशीन के लिए कितने थे हमारे, 80 थे, याद है ना। तो 80, 80, 65, 65, और जो भी इनका पर मशीन और एक यूनिट को बनाने में कितना और लगता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरिएबल ओवरहेड भी M2 के लिए 22 थे, तो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट 2 के लिए 22, 22,
पर आवर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, तो हमने डिवाइड कर दिया। अब रैंकिंग दे देंगे, मशीन M2 में ज्यादा रैंकिंग किसकी है, इसकी, तो रैंक 1 रैंक 2, इन दोनों में से 55 ज्यादा है तो रैंक 1 रैंक 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे इस तरीके से, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल देंगे। अब देखना कि कौन सा प्रोडक्ट पहले बनेगा। M1 के लिए हमारे पास 7800 आवर अवेलेबल हैं, ठीक है। पहले बनाएंगे हम प्रोडक्ट वाई। प्रोडक्ट वाई के लिए कितनी यूनिट्स हैं, 1600 यूनिट। 1600 यूनिट बनाने के लिए, और एक बनाने के लिए, यानी एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लग जाता है, 1600 इंटू में 1, तो ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन कितना है, 55, ये रहा। 1600 इंटू में 1 इंटू 55, ये 88,000 हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। अब ध्यान रखना कि 7800 में से 1600 आर तो अवेलेबल खत्म, मतलब यूज कर लिया प्रोडक्ट वाई को बनाने के लिए। अब बचे हमारे पास 6200 आर। तो प्रोडक्ट एक्स कितना है, प्रोडक्ट एक्स 1600 यूनिट। सो 6200 इंटू में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 3 है। 6200 इंटू में 3, 1600 इंटू में 3, 16 या 48, 6200 माइनस 4800 करेंगे, 6200 माइनस 4800 करेंगे तो 1400 आ जाएगा। रिमेनिंग अभी भी आवर अवेलेबल है मेरे पास, ओके। सो अब टोटल कंट्रीब्यूशन 50 है ना पर यूनिट। 1600 इंटू में 3 इंटू में 50, तो 2,40,000 मेरा क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अभी भी 14 आवर अवेलेबल है मेरे पास, अभी भी क्या है मेरे पास, 14 आवर अवेलेबल हैं, ठीक है ना। 1400 आवर अवेलेबल है मेरे पास। अब मैं कौन सा बढ़ाऊंगा, ओके, मैं बना लूंगा ये वाला, क्योंकि इसके बाद इन दोनों में से किसकी रैंक अच्छी है, इसकी रैंक अच्छी है, प्रोडक्ट ए बना लूंगा। प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट है, 1200 यूनिट है। बट अगर मैं 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 दूनी 2400 आवर। बट मेरे पास कितने आवर अवेलेबल है, केवल 1400। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन 1400 को 2 से डिवाइड करूँ, 1400 डिवाइड में 2, यानी केवल 700 आवर ही मेरे पास अवेलेबल है, 700 यूनिट ही बना सकता हूँ मैं। तो 700 इंटू में 2, 1400 माइनस 1400, 0 आ जाएगा। 700 इंटू में 2 इंटू में 35, कॉन्ट्रीब्यूशन ये वाला ले लेंगे, 35, ये वाला। अब आ जाएंगे हम लोग मशीन M2 को बनाने के लिए, ओके। तो मशीन M2 में इसकी रैंक बढ़िया थी तो पहले ये बनाएंगे, लेकिन इसकी हम लोग जो है 500 700 यूनिट ऑलरेडी बना चुके हैं। 1200 में से 700 ऑलरेडी बना चुके हैं, 500 यूनिट ही अवेलेबल हैं। सो 500 अवेलेबल कितने आ रहे हैं मशीन M2 में, 7300 आवर अवेलेबल है। तो प्रोडक्ट एक ही हम लोग बनाएंगे 500 इंटू में 2 पर मशीन आवर। सो 7300 माइनस 1000, 6300 बचा है। 500 इंटू में 2, और ये 13 कॉन्ट्रीब्यूशन ये आ गया हमारा। 500 इंटू में 2 इंटू में 13, 13,000 आ गया यहाँ पे, 49 था। प्रोडक्ट बी की हमारे पास पूरी यूनिट बना सकते हैं हम लोग, 1200 यूनिट पूरी। 1200 इंटू में 3, ये रहा 1200 इंटू में 3, 12 कम 12, 12 24, 6300 माइनस 3600, अभी भी हमारे पास 2700 आर अवेलेबल है, जबकि हम लोग पूरे प्रोडक्ट बना चुके हैं। 1200 इंटू में 3 इंटू में 8, ये बार 8, ये रहा कॉन्ट्रीब्यूशन पर ये, तो 28,800 हो गया। टोटल करा हमने 4,18,800। देखो पहले हमारा कंट्रीब्यूशन आ रहा था 3,79,200, बट हमने कन्वर्ट किया M1 मशीन को M2 में, या M2 मशीन को M1 में कन्वर्ट किया, उससे मेरा कंट्रीब्यूशन तो बढ़ गया। कितना बढ़ गया, कितना, 39,400, 600, 39,600 का मेरा कंट्रीब्यूशन तो बढ़ गया। बट याद है आपको, ये कन्वर्ट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े थे, जो उन्होंने बोला था 40,000 एक्स्ट्रा खर्चे आएंगे। ये रहा, ये कन्वर्ट करने के लिए मेरे को 40,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा खर्चे आएंगे। तो यानी मेरे को कंट्रीब्यूशन जो है कम मिल रहा है और खर्चा मेरा उससे ज्यादा है, तो ये मेरे लिए बेनिफिट तो नहीं है। तो था ना 39,600 विच इज लोअर देन द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ 40,000। कह रहा है मैनेजमेंट कैन गो फॉर द न्यू प्रपोजल बिकॉज डिफरेंस इन इंक्रीज कॉस्ट एंड इंक्रीज कंट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल एंड इफ दिस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट अदर ऑर्डर इन नियर फ्यूचर व्हिच विल बी मैनेज इजीली एंड क्रिएट वेल्थ टू द ऑर्गेनाइजेशन। भैया यहाँ पर इन्होंने कंक्लूजन दिया है कि देखो, कंपनी को कन्वर्ट करने के बाद भी नुकसान ही हो रहा है, 600 का तो नुकसान ही हो रहा है। इससे बढ़िया कंपनी थोड़ा वेट कर ले, नए ऑर्डर का इंतजार कर ले, और नया ऑर्डर आएगा उसको आराम से बना लेगा। समय हमारे पास है, सब कुछ मामला ठीक ही है। बट वो ये कि कंपनी को फायदा नहीं हो रहा तो क्या फायदा है, कंपनी प्रॉफिट के लिए तो काम करती है, या ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, उल्टा 600 का नुकसान, 400 का नुकसान और हो रहा है। तो कह रहा है मैनेजमेंट कैन गो फॉर अ न्यू प्रपोजल बिकॉज डिफरेंस इन इंक्रीज कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी 400 का नुकसान ही हो रहा है मेरे को, 40,000 माइनस 39,600, contribution is negligible and if this option is available organization can get better order
in near future which will be managed easily and create well to the organization. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 सिंपल है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 तो बस एक इसी कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी, वो अगर आपने ध्यान से देख ली तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। कह रहा है TNT लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन इंक्वायरी फॉर सप्लाई ऑफ 200 लाख नंबर ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मशीन पार्ट, ठीक है ना। 200 लाख क्या है, एक इंक्वायरी रिसीव हुई है सप्लाई करने के लिए, यानी ऑर्डर, मान लो एक ऑर्डर आने वाला है आपके पास 200 लाख का, वो इंक्वायरी कर रहे हैं अभी आप। कैपेसिटी एग्जिस्ट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वन ऑफ द मशीन, बट आप फिक्स इन्वेस्टमेंट आपको कितनी लगानी पड़ेगी उसको लिए, जो एक मशीन का पार्ट अगर आप लोगे तो उसके लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट कितनी है, 80,000 की करनी पड़ेगी, और वर्किंग कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ सेल्स वैल्यू, यानी आपको कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, 80,000 तो फिक्स हो गया, इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का आप क्या नाम उसका जो चाहिए होगी आपको 25% ऑफ सेल्स वैल्यू। हमने कहा ठीक है, यानी कैपिटल जो एम्प्लॉयड है, ध्यान रखना इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको पहले, ये कैपिटल एम्प्लॉयड बोलना चाह रहा है यहाँ पे, कह रहा कैपिटल एम्प्लॉयड होगी हमारी यहाँ पे, ध्यान समझना। ये कितना 80,000 तो फिक्स लगेगा ही लगेगा, प्लस में सेल्स का 25%, 25/100, ये हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, देखना आगे काम आएगा। कह रहा है रॉ मटेरियल 20,000 kg एट द रेट 2.5 पर केजी, तो मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी 20,000 इंटू में 2.5। कह रहा है लेबर आर 9,000 ऑफ विच 1200 वुड बी ओवर टाइम और पेबल एट डबल द लेबर रेट, लेबर रेट 2 पर आवर, तो मैं लेबर की कॉस्ट निकाल देता हूँ। देखो लेबर, डायरेक्ट लेबर 9,000 माइनस 1200 इंटू में 2 और 1200 इंटू में 4, यानी डबल रेट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा देख लो, 9,000 माइनस 1200, ना 1200 ओवर टाइम वाले थे तो नॉर्मल लेबर तो ये हो जाएगा ना, 9,000 माइनस 1200 इंटू में 2, 15,600 और 1200 इंटू में 4, 4800, 9,000 माइनस 1200 इंटू में 2 और 1200 इंटू में 4, यानी 15,600 और 4800, ये हो गया मेरा लेबर। कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड 2,000 पर लेबर आवर, तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएंगे 9,000 टोटल आ रहे हैं, 9,000 इंटू में 2। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स है 23,000। मटेरियल रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द ऑपरेशनल यूनिट, यानी स्क्रैप वैल्यू इतनी हो गया, तो मटेरियल में से, इस डायरेक्ट मटेरियल में से माइनस कर देंगे 6,000। कह रहा है कंपनी एक्सपेक्ट अ नेट रिटर्न ऑफ, मैं बोल रहा था ना आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट होगी, तभी मैंने आपको लिखवाया था ये वाला, ये चीज आपको लिखवाई थी मैंने, ये देखो अब काम आएगी इस लाइन में, बस यही थोड़ा सा खेल है बस। कह रहा है कंपनी को ना प्रॉफिट एक्सपेक्ट होता है 25% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसका 25% कंपनी का प्रॉफिट होगा। कह रहा है यू आर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, आप सीएमए हो कंपनी के, द मैनेजिंग डायरेक्टर रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर अ कॉस्ट एंड प्राइस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्राइस विच शुड बी कोटेड टू द कस्टमर, जो प्राइस हम कोटेड करेंगे कस्टमर को वो भी आपको बताना। भैया सिंपल सी स्टेटमेंट बना दो कि क्वांटिटी का कितना ऑर्डर आने की उम्मीद है हमें, 2 लाख यूनिट्स का, मटेरियल 20,000 इंटू में 2.5 कितना हो गया 50,000, स्क्रैप वैल्यूज कितनी 6,000 आपको मिल जाएगा एंड में, तो 44,000 आपकी मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हो गई। आर, ये आर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है भैया, ये थोड़ा सा देख लेना, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाली दी है, 9,000 माइनस 1200 इंटू में 2, 15,600 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 1200 होगा यहाँ पर, 1200 इंटू में 4, 4800, ये यहाँ पर आ जाएगा, टोटल 20,400 कॉस्ट आ जाएगी। थोड़ा करेक्ट कर लेना स्टडी मटेरियल में ये वाला। प्राइम कॉस्ट निकल गई 44 प्लस पे 20,400, 64,400 मेरी प्राइम कॉस्ट निकल गई। फैक्ट्री ओवरहेड 9,000, ये 2 रुपए पर था, 2 रुपए पर आर, टोटल आर 9,000 थे तो 9,000 दूनी 18,000 आ गया मेरा फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई टोटल 64,400 प्लस 18,000 82,400। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 23,000 फिक्स था, टोटल कॉस्ट होगी मेरी 1,05,400। अब जो है मेन वर्किंग है मेरा, प्रॉफिट क्या होगा, तो देखो सेल्स कितना होता है, सेल्स का फॉर्मूला सिंपल सा होता है भाई, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स को मैंने एस बोल दिया, कॉस्ट है मेरी 1,05,400,
प्रॉफिट इसने बोला था कि 25% है कैपिटल एम्प्लॉयड का, 25% है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने यहाँ निकाला था कितना था, 80,000 प्लस में एस, ये वाला 80,000 प्लस कितना था, 80,000 प्लस हाँ सेल का 25%, यानी सेल को मैंने एस लिख दिया, एस का 25/100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं मिलके। 25 से कम 25, 25 चौक 100, सिंग यही कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चौक 100 यानी 4, एस बराबर में 1,00,000। आप अपनी किसी भी तरीके से कैलकुलेशन कर दे, मैं तो ये कर रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 1/4, और अगर आपको लगता है कि कोई और कैलकुलेशन हो सकती है तो आप कर सकते हो उसको, जैसा आपको ठीक लगे। S/4, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 8 चौक 32, 3,20,000 इंटू में एस प्लस में 1/4 मल्टीप्लाई और 1,05,400 प्लस में ये 3,20,000 ये ऐसे रहेगा, प्लस एस, इसको आपस में मल्टीप्लाई 4 चौका 16 प्लस में 1,05,400। ठीक है, फिर ये एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा 16। चाहो तो आप काट सकते हो, लेकिन मैं तो डायरेक्ट कलर कैलकुलेटर है हमारे पास। 1,05,400 इंटू में 16, साथ में हो गया 16,86,400। वैसे छोटी और कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन मैं इसको ऐसे ही कर दे रहा हूँ। और ये हो गया एस यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16S बराबर में 3,32,000, 3,20,000 प्लस में एस प्लस में 3,20,000, ये हो गया मेरा 16S बराबर में 20,6,400 प्लस में एस, ये एस यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 15S बराबर में 20, ये एस जो है इसके डिवाइड में कर देंगे यहाँ पे, डिवाइड में 15, ये मेरा हो जाएगा सेल, डिवाइड में 15, 1,33,760, ये मेरा क्या हो जाएगा सेल। इसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे कितना, 1,05,000, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेल है 1,33,760, इसे माइनस कर देंगे कॉस्ट 1,05,400 माइनस 1,05,400 आ गया 28,000, 28,360 आपका कॉस्ट आ जाएगा, 28,360 आपका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, बस यही निकल रहा है यहाँ पे। देखो इन लोगों ने भी कैसी कैलकुलेशन करी, सेल उतने आया 1,33,360, किसी भी तरीके कैलकुलेशन कर सकते हो। प्रॉफिट आ गया आपका 28,360 बस, और सेल पर यूनिट अगर आपको निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। सेल कितना है, 1,33,000 डिवाइड बाय 200 यूनिट, 0.67 आप कस्टमर को प्राइस जो है कोट कर सकते हो। भाई एक यूनिट का कितना रुपए लगेगा बताओ भाई, करवाना है कि करवाना, तो ये हो जाएगा आपका। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, एक कॉस्ट शीट बना देंगे, टोटल कॉस्ट तक हमारा पास डेटा था। सेल के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया था कि सेल बराबर में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कह रहा है सेल तो आपको नहीं दी तो हमने एस मान लिया कि एस है, कॉस्ट तो मेरे को पास थी। ये कह रहा था कि प्रॉफिट जो है वो 25% है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड थी स्टार्टिंग में 80,000 प्लस में 25% ऑफ सेल कैपिटल एम्प्लॉयड थी। ये मैंने इसकी वर्किंग करके एस निकाल दिया। सेल निकली थी मेरी 1,33,760, कॉस्ट मैंने निकाल रखी थी ऑलरेडी 1,05,400, तो कॉस्ट में से मैंने माइनस कर दिया, सेल में से माइनस कर दिया कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। उसने बताया था कितना प्राइस आप कोट करोगे, 1,33,760 मेरा क्या था टोटल सेल थी, इसको 2 लाख यूनिट से डिवाइड कर दिया तो 0.67 पर यूनिट मेरा प्राइस आ गया। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर देखते हैं। हाउ वैल्यू चेन एक्टिविटी कैन हैव एन इंपैक्ट इन परफॉर्मेंस एनालिसिस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। वैल्यू चेन के बारे में पढ़ते हैं। मैनी कंपनी अटेम्प्ट टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय अप्रोप्रिएटली लिंकिंग इट्स ऑन एक्टिविटीज विद दोज ऑफ द सप्लायर चैनल और कस्टमर। क्या होता है कि भाई हर एक व्यक्ति चाहता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो, इसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा सप्लायर, ज्यादा से ज्यादा चैनल और कस्टमर से जो क्या करता है, कनेक्ट होता है। Vertical integration, quality control on input from supplier
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन परफॉर्मेंस थ्रू ट्रेनिंग, फाइनेंसिंग एटसेट्रा। सिंपल से बात है भाई, ज्यादा से ज्यादा अपने जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, कस्टमर को जो चीजें चाहिए वो प्रोवाइड करता है। सर्विस या प्रोडक्ट बेचने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर की सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखता है, ऐसा नहीं कि माल बिक गया तो भूल जाओ। Collaborative arrangement, etc. are some of the ways which company-owned activity are beneficially linked to the other organization. This provide an avenue for reporting underperformance analysis report. What has been the cost of such coordinating strategies and how much of competitive advantage of the company has improved or strength or at present level? If such linkage with other companies are established as a matter policy every year, then performance as to cost efficiency in such coordinating cooperating linkage can be an area for अप्रेजल फॉर द कॉस्ट ऑडिटर। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो इतने सप्लायर हो गए कस्टमर हो गया, इन सबसे लिंक रखते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा भाई कि इनसे लिंक रखने से हमें कितनी कॉस्ट जनरेट हो रही है और कितना हमें कॉस्ट जनरेट हो रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो इस चीजों को भी हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। वैल्यू चेन का मतलब भाई सिंपल सी बात है कि आप जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उनका ध्यान रखोगे, सही से उनके साथ डीलिंग करोगे, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ही होगा। सिंपल सा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ये हम देख लें। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 5 कह रहा है कि सीएमसी पब्लिक हेल्थ केयर रन एंड इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट को रन करता है सीएमसी। कहता है इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग ऑन अ रेंट ऑफ 5000 पर मंथ। 5000 पर मंथ क्या है, रेंट है। with understanding it would be bear the repair and maintenance charges also। ये अंडरस्टैंडिंग थी स्टार्टिंग से ही, जब उसने रेंट पर लिया था तो मालिक ने बोल दिया था भैया रिपेयर और मेंटेनेंस होगा तो तुझे खुद करना पड़ेगा और तेरी हेडेक है। कह रहा है कि यूनिट कंसिस्ट 25 बेड एंड 5 मोर बेड कैन बी कंफर्टेबली अकोमोडेड व्हेन द ओकेजन डिमांड। कह रहा भैया नॉर्मली 25 बेड हम जो है उसमें रख सकते हैं, लेकिन अगर कभी रिक्वायरमेंट आई तो हम लोग 5 और बेड जो है कंफर्टेबली और ऐड कर सकते हैं, टोटल 30 बेड। कह रहा है परमानेंट जो स्टाफ है ना उस यूनिट में काम करने के लिए हमने रखा है 2 सुपरवाइजर रखे, सैलरी है 500 रुपए पर मंथ, 2 नर्स है 300 रुपए पर मंथ और 2 वार्ड बॉयज है 150 रुपए पर मंथ। कह रहा है दो द यूनिट वाज ओपन फॉर द पेशेंट ऑल द डेज 360 इन अ ईयर। कह रहा है कि जो यूनिट है ना L2 यूनिट जो है पूरे साल में 365 दिन ओपन रहती है। सिक्योरिटी, क्योंकि भाई हॉस्पिटल से हॉस्पिटल तो भाई चाहिए चालू। Scrutiny of the accounts in 2007 revealed that only for 120 days in the year the unit had full capacity of 20 patient per day। कहने का मतलब ये है कि भैया जो 25 बेड थे हमारे पास, 120 दिन साल में ऐसे थे जिसमें पूरे के पूरे फुल भरे रहे। उसके अलावा 80 दिन ऐसे थे जिसमें केवल 20 बेड भरे रहे, ठीक है ना। बट देयर वर ओकेजन व्हेन द बेड्स वर फुल, एक्स्ट्रा बेड्स वर हायर्ड एट अ 5 रुपए पर बेड डे के, 5 रुपए पर बेड डे के हिसाब से आपने कई बार एक्स्ट्रा कैपेसिटी होने के बाद चार्ज किया उनसे। This did not come to more than 5 bed extra above the normal capacity on any one day. Total higher charges for the extra beds incurred for the whole year amount 2000 फुल ईयर के। तो कितने बेड हो जाएंगे, 2000 डिवाइड में 5 जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज करे, 5 चौक यानी 5 और 20 400। ओके 400 टोटल बेड्स हो जाएंगे। कह रहा है द यूनिट इंगेज एक्सपर्ट डॉक्टर फ्रॉम आउटसाइड अटेंड पेशेंट। कई बार क्या होता है कि भैया इंगेज करना पड़ता है आउटसाइड जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं फ्रॉम आउटसाइड पेशेंट को डील करने के लिए। द फीस वर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड टाइम स्पेंट बाय देम, ऑन एवरेज वर्क आउट टू बी 10,000 पर मंथ। ओके, अगर बाहर से कोई डॉक्टर बुलाया जाता है तो वो एक्स्ट्रा जो चार्ज करता है, जो भी चार्ज करता है ऑन एवरेज बेस पर 10,000 रुपए पर मंथ करता है। और ये आपको अदर एक्सपेंसेस भी बताए हुए भाई कि साल के दौरान कौन कौन से अदर एक्सपेंस होते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3600, फूड सप्लाई टू पेशेंट 44,000, जेनेटर एंड अदर सर्विस, जेनेटर होते हैं उनकी सर्विस 12,500, लॉन्ड्री चार्जेस फॉर देयर बेड लॉन्ड्री चार्ज कितने 28,000, मेडिकल सप्लाई 35,000, कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सरे एटसेट्रा अदर देन डायरेक्टली बोर्न फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट 54,000, जनरल एडमिन चार्जेस एलोकेटेड टू द यूनिट 49,550। कह रहा है रिक्वायर्ड, आपको ये 2 पॉइंट बता दो हमें बस। कहता है इफ द यूनिट रिकवर्ड एन ओवरऑल अमाउंट ऑफ 100 पर डे on average from each patient, what is the profit per patient per day made by the unit in 2014। अगर हम पर डे का 100 रुपए चार्ज करते हैं ऑन एन एवरेज, तो क्या हमारा जो होगा पेशेंट पर डे का जो है प्रॉफिट होगा। चलिए निकालते। नंबर ऑफ पेशेंट डेज इन 2017 निकाल दिया हमने। कितने बोला था ना कि 25 बेड 120 दिन तक थे और 20 बेड 80 दिन तक थे, तो इनको मल्टीप्लाई किया 3000 बेड
16 बेड। और जो टोटल आपने एक्स्ट्रा बेड डे, जो आपने एक्स्ट्रा बेड्स लगाए थे वो कितने लगाए थे मैंने बताया था वहाँ पे, कर लिया था हमने 400, 2000 डिवाइड में 5, तो टोटल पेशेंट जो है पेशेंट डे कितने बेड्स, 5000। अब हम निकालते हैं अपना कॉस्ट, निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट कितनी थी। इसने बोला कि 100 रुपए के चार्ज, 100 रुपए पर बेड चार्ज करते हैं, तो 5000 बेड थे और 100 के हिसाब से तो कितना हो गया हमारा, 5 लाख हमारी इनकम हो गई। खर्चे भी तो लिख लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में फूड कितना था हमारा, 44,000, देखो यहाँ पर होगा फूड, ये रहा 44,000। चलिए, जैरेंटर सर्विसेज 12,500, लॉन्ड्री हमारा 28,000, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 2,41,500। इनकम 5,30,000 में से 2,41,500 माइनस किया तो मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 2,58,500 का मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद फिक्स कॉस्ट याद है आपको, ये सैलरी थी 2 इंटू में 500, 2 इंटू में 300 वाला, ये कितना हर महीने कितनी खर्चे आपकी, ये रहा 2 इंटू में 500, 2 इंटू में 300, 2 इंटू में 150, तो ये मेरा टोटल क्या हो जाएगा, सैलरी की कॉस्ट हो जाएगी। ये टोटल मेरा क्या हो जाएगा, सैलरी की कॉस्ट। रेंट याद है ना, 5,000 रुपीज पर मंथ, स्टार्टिंग में ही बोला था, ये रहा स्टार्टिंग में लोगों ने बोल दिया था कि रेंट जो होगा मेरा 5,000 पर मंथ, ये रहा रेंट 5,000 पर मंथ, तो 12 पंजे 60,000 साल का रेंट का खर्चा आ जाएगा फिक्स कॉस्ट में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3600 दिया हुआ है, जनरल एडमिन 550 दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली एटसेट्रा दिया हुआ है। जो कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन थी ये तो आपको चाहिए चाहे पेशेंट रहे या ना रहे, ये फिक्स कॉस्ट इसलिए आती है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कोई मरीज आए या ना, आपको रिपेयर तो करवानी पड़ेगी साल में एक बार, तो रेंट भी आपको हर महीने भरना पड़ेगा, तो ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट आ गई 189,950। कंट्रीब्यूशन 258,500 में से एक 189 कर लिया तो हमारा प्रॉफिट आ गया 68,550। प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे 58,550 डिवाइड में टोटल पेशेंट डेज 5,000, तो 13.71 मेरा आ गया पेशेंट पर डे, ये जो मुझे निकालना था। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है वो देख लेते हैं। कह रहा द यूनिट वांट्स टू वर्क ऑन अ बजट फॉर 2016-17 बट द नंबर ऑफ पेशेंट रिक्वायरिंग इंटेंसिव मेडिकल केयर इज अ वेरी अनसर्टेन फैक्टर, assuming that same revenue and expenses prevail in 2018 in the first instance, work out the number of patient days required per unit to break even। चलिए सिंपल सी बात है भैया, टोटल कंट्रीब्यूशन 258,500 और टोटल पेशेंट डेज 5,000, कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे 258,500 डिवाइड में 5,000, 51.7। ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, ये देखो ना, ये रही 189,950, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड में फिक्स कॉस्ट 189,950 डिवाइड में कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पर डे 51,500, तो 3674 पेशेंट डेज। खत्म बात। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये निकल जाएगा। ये चीज हम लोगों ने कर ली है। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं जो कि लास्ट होगा कॉन्सेप्ट इस स्टडी नोट का, ये स्टडी नोट नंबर एंड हो जाएगा दोस्तों। रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड। ओके, अगर मैं बात करूं ना, जब मैंने स्टडी नोट नंबर 2 कराया था ना, आपको देखना पड़ेगा वहां पर इसके मैंने सारे कंसेप्ट कराए थे, इसका मैंने प्रैक्टिकल सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। इस टॉपिक में ना स्टडी नोट नंबर में 4 क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक 4 या 5, 4 होंगे शायद, तो 3 तो मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टडी नोट नंबर आपको 2 देखना पड़ेगा, वो आप देख लीजिएगा प्ले से, ठीक है। स्टडी नोट नंबर 2 वहां के प्रैक्टिकल क्वेश्चन तीनों कवर हो जाएंगे। तो जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे, जो सेम क्वेश्चन होंगे, वो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, क्योंकि भाई जो कॉमन क्वेश्चन है वो तो आप वहां जाके देख लीजिए, तो एक क्वेश्चन जो होगा वो कराऊंगा। बट पहले हम थ्योरी कर लेते हैं। कह रहा है व्हेन द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर केप्ट सेपरेटली इट इज इंपेरेटिव दैट दीज शुड बी रिकंसाइल्ड, अदरवाइज द कॉस्ट अकाउंट शुड बी रिलायबल। सिंपल सी बात है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग को रिकंसाइल करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को हम लोगों को रिकंसाइल करना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट से। कह रहा है आइटम्स अपीयरिंग ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, the following items of income and expenditure are normally included in financial accounts, not in cost accounts. Their inclusion in cost account might lead to unwise managerial decisions. These items are items जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, असेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, इंटरेस्ट जो आपको रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड जो आपको रिसीव्ड हुई, रेंट आपको जो रिसीवेबल है, शेयर ट्रांसफर फीस, एक्सपेंडिचर, सेल असेट्स को सेल करा उससे लॉस हो गया, अनइंश्योर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट, आपकी कोई असेट जो है नुकसान पहुंच गया उसको, उसका आपने इंश्योरेंस नहीं कर रखा था, लॉस ड्यू टू स्क्रैपिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आपने प्लांट एंड मशीनरी को ओल्ड हो चुकी थी, आपने उसको बेच दिया, उससे आपको लॉस आया,
प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, डिस्काउंट्स हो गए, ये आपने रिटर्न ऑफ कर दिए, गुडविल आपने रिटर्न ऑफ कर दी, अंडर राइटिंग कमीशन एंड डिबेंचर डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, सारे फाइनेंशियल के टर्म्स हैं ये। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज एंड लोन, जितने भी सारे इंटरेस्ट होते हैं वो फाइनेंस की कॉस्ट होती है, ये हमें पता है। फाइनेंशियल पेनल्टी, जितनी भी फाइन्स होती है, जितनी भी पेनल्टीज होती है, ये सारे हमारे फाइनेंस की टर्म्स होती हैं। एप्रोप्रिएशन, आप प्रॉफिट का बंटवारा डिविडेंड के रूप में, रिजर्व के रूप में, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड या सिंकिंग फंड के रूप में। आइटम अपियरिंग ओनली इन कॉस्ट अकाउंट्स, ऐसी आइटम्स जो अपियर होती है केवल कॉस्टिंग अकाउंट्स में। भैया हमें बस सिंपल सी बात है, रिकंसाइल करना है। स्टडी नोट नंबर 2 मैंने कराया एकदम बिंदास और बढ़िया तरीके से, वहां पर भी हो जाएगा, बट अब फिर भी इसको एक बार हम गो थ्रू कर ले रहे हैं। There are some items which are included in cost account but not in financial accounting. These are notional interest on capital, notional rent on premises on, under or over absorption of overhead. Overhead का मतलब होता है खर्चा। अगर आपने मान लीजिए कॉस्टिंग, मान लीजिए प्रॉफिट में अगर आप प्रॉफिट को आपने, खर्चे को आपने कम लिखा हुआ है तो उसको हम अंडर ऑब्जॉर्प्शन लिखेंगे। अगर आपने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है तो उसको हम ओवर ऑब्जॉर्प्शन बोलेंगे। मतलब अगर आपने खर्चे को ध्यान से सुना, खर्चे को आपने कम लिखा है अंडर ऑब्जॉर्प्शन, खर्चे को आपने बढ़ा रखा है तो आपको ओवर ऑब्जॉर्प्शन वर्ड यूज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। पढ़ते हैं। इन कॉस्ट अकाउंट्स, overhead are charged to production at predetermined rate, where in financial account actual amount of overhead is charged. The difference give rise under or over absorption, causing a difference in profit. स्टॉक्स की वैल्यूएशन में भी डिफरेंस हो सकता है भाई, कोई फीफो मेथड यूज कर रहा है, कोई लिफो कर रहा है। फाइनेंशियल की बुक्स में हम दिखाते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, और स्टॉक के लिए हम लोग कॉस्टिंग की बुक्स में हम उसको वेटेड एवरेज हो गया, एवरेज हो गया, फीफो बेसिस, लिफो बेसिस, तो डिफरेंस इस वजह से हमारा स्टॉक में आ जाता है। डेप्रिसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। मान लीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने स्ट्रेट लाइन लगाया और डब्ल्यूडीवी आपने कॉस्टिंग में लगा दिया, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो डिफरेंस आ जाता है अगर आपने मेथड अलग अलग यूज करे। भैया इसको देख लेना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो है जबरदस्त है, ये लाइन इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कह रहा है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन एज पर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर्म पार्ट डी ऑब्लिक 2 ऑफ द एनेक्सर ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। एक नंबर में आ सकता है कई बार। ध्यान रखना, इलस्ट्रेशन नंबर में ऑलरेडी करा चुका हूं, स्टडी नोट नंबर आपको 2 देखना पड़ेगा, वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने कराए हैं। आपको स्टडी नोट नंबर 2 देखना पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट हमारा। स्टडी इलस्ट्रेशन 2 भी मैंने स्टडी नोट नंबर 2 में कवर करा दिया, इलस्ट्रेशन 3 भी मैंने कवर करा दिया, इलस्ट्रेशन 4 जो रह गया वो करेंगे अभी। आपको देखना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर लास्ट, और इस चैप्टर का भी इस स्टडी नोट नंबर का भी लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी नोट नंबर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कह रहा है एवरेजेड कॉस्ट स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिया गया है। एक छोटा मोटा, मतलब एवरेज का मतलब होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कॉस्ट स्टेटमेंट का और प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। कह रहा है XYZ लिमिटेड एक पावर जनरेशन कंपनी है, उसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रखा है नीचे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इस तरीके का है। रेवेन्यू दिया हुआ है फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू मेरा ये हो गया। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। टोटल एक्सपेंसेस ये हमें दिए हुए हैं। प्रॉफिट बिफोर एग्जाम्पशन आइटम्स एंड टैक्सेस दिया हुआ है आपको। एक्सेप्शनल आइटम्स दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स आपको ये दिया हुआ है। कह रहा है ऑन रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूड्स फॉर प्राइर पीरियड आइटम्स, ये आपको माइनस करना पड़ेगा मटेरियल में से। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस इंक्लूड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 3280 इंक्लूडिंग एरियर सैलरी फॉर अर्लियर ईयर्स, ये भी आप सैलरी में से माइनस कर दीजिएगा। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस फॉर वीआरएस, वीआरएस के लिए हम क्या करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि करंट का जो खर्चा होगा वो 1/3 होगा, 2/3 जो होगा वो हमारा डेफर्ड होता है, तो 2/3 इंक्लूड जो है वो हम हटा देंगे। अदर एक्सपेंसेस में सारे जो एक्सपेंसेस इंक्लूड है तो इसको माइनस कर देंगे हम लोग। अदर इनकम, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल क्वांटिटी कितना है, एक्चुअल प्रोडक्शन सेल क्वांटिटी कितना है, 1,80,000 यूनिट। ओके, प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चलिए बनाते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ये ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं, सिंपल सी लिख देना भाई कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सिंपल सी बात है। मटेरियल देख लीजिए, सिंपल सी कैसे निकाला है इन लोगों ने। जो मटेरियल हमें दिया हुआ है फाइनेंशियल की बुक्स में, उसमें हमने जो प्रायर पीरियड मटेरियल माइनस कर दिया, तो ये वाला हमने मटेरियल लिख लिया। ऐसे हमने एम्प्लॉय कॉस्ट क्या निकाला, एम्प्लॉय कॉस्ट फाइनेंशियल बुक्स में ले लिया, और वॉलंटरी के लिए हमने क्या किया, कितना था वॉलंटरी हमारा,
2100 ना, 2100 का 2/3 कितना हो गया? 2100 का 2/3 डिवाइड में 3 इंटू में 2 आ गया ना 1400, 2/3 लिया यहाँ पे। और एरियर था 32 ऐसे ही, तो 37 ये हमारा क्या जाएगा फाइनेंशियल बुक्स में, हमारा क्या जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। सिंपल सी बात है, अदर एक्सपेंसेस में से ये सारे के सारे एक्सपेंसेस फाइनेंशियल जो कॉस्ट है ना, ये सारी माइनस कर देनी है हम लोगों ने। ये आ जाएगा हमारा अदर एक्सपेंस का कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज 35,000 ये दिया हुआ है, इसमें कोई चीज नहीं, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं थी। 35,000 कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी सीधा पिक कर लेना है। यार रखना, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट है ना, सिंपल सा बनाना, ये चीज करने की जरूरत नहीं है, इतना ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा बता देना भाई, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, खत्म बात। सिंपल सी बोल देना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये सारी करने की जरूरत नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर देना बस। ये कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, इतनी नंबर पूरे मिलेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 18, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का खर्चा ले लिया हमने, अदर एक्सपेंस हमने निकाल दिया। एडमिन हमारा ये वाला खर्चा है, एडमिन लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको सीधा लिख देना यार, ये रहा फाइनेंस की कॉस्ट। इसके अलावा हमारे पास फाइनेंस की अदर कॉस्ट 5,000। वैसे चाहो तो दोनों को लिखा सकते हो आप, 55,220। बस सिंपल सी बात है। मेरी टोटल कॉस्ट इतनी आ गई है, और नेट सेल रियलाइजेशन कितना था मेरा? कहने का मतलब ये सिंपल सा कि प्रॉफिट में कितना एक्सपेंस आ रहा है टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा ये नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर कॉस्ट स्टेटमेंट, दोनों का जो डिफरेंस लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। मटेरियल सिंपल सी बात निकाल दिया हमने, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी में दिया हुआ है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल दिया हमने, रिपेयर मेंटेनेंस में दिया हुआ है यहाँ पे 18,100। डेप्रिसिएशन 25,100 दिया हुआ है हमें। अदर एक्सपेंस हमने निकाल दिया। एडमिन ये ओवरहेड है, आप इसको डायरेक्टली फाइनेंस कॉस्ट लिख सकते हो आप चाहो तो, अगर आप मतलब वैसे 25,100 और ये 500, जो ये 8,22,000 की इस कॉस्ट का और इस कॉस्ट का डिफरेंस जो है हमारा नेट मार्जिन आ जाएगा 778, और 343 और 828 का हमारा जो है नेट मार्जिन का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, जो 3 इलस्ट्रेशन मैंने नहीं कराया दोस्तों, वो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी नोट नंबर जो 2 है वहां पर आपको जाकर देखना पड़ेगा, वहां से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो आज के स्टडी नोट को हम फिनिश करेंगे। हम लोगों ने फाइनली स्टडी नोट नंबर 15 काफी लंबा चल चुका है, वो हम लोगों ने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया है स्टडी नोट नंबर 15। अब जो स्टडी नोट नंबर 2 या 3 रह गए वो हो जाएगा, बाकी सारा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर हमेशा के लिए रहेगा, कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ डिलीट नहीं करने वाला। होगी सो कुछ भी अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार डाल दीजिएगा, एक बार दोबारा से वीडियोस को देख लीजिएगा बैक करके, अगर कोई कहीं पर डाउट होता है तो ओके, दोबारा से कराना है किसी टॉपिक को तो आई कैन स्टार्ट अगेन द टॉपिक इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम इन दो पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो फ्रॉम माय साइड गाइस दैट्स ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सो बाय गाइस।